गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज अपन डिस्कस करेंगे जेईई मेन 2026 23 जनवरी शिफ्ट टू पेपर में आए हुए केमिस्ट्री के पोर्शन की, जिसमें अपन 25 क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को इन लोगों ने एक ग्राफ दे रखा है और ये क्या कह रहा है, गिवन अबव इन द कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम प्लॉट फॉर ए डिसोसिएशन ऑफ एन टाइम्स ऑफ बी। तो अपने पास कोई एक रिएक्टेंट है ए जो कि डिसोसिएट हो रहा है बी के अंदर। तो कह रहा है बेस्ड ऑन द डाटा इनिशियल फेज ऑफ द रिएक्शन इनिशियल 10 मिनट के हिसाब से अपने को बताना है द वैल्यू ऑफ एन, कि एन की वैल्यू क्या होगी। सो बच्चे अपन इस रिएक्शन को देख के क्या बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन की माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, रेट ऑफ रिएक्शन इसी के बराबर होगा और ये अपन बोल सकते हैं बराबर होगा 1/n टाइम्स ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी। चलिए जी, सो ए की कंसंट्रेशन में 10 मिनट के अंदर कितना चेंज आ रहा है बच्चे। ए अपना रिएक्टेंट है, तो शुरू के अंदर अपने पास ए के कितने मोल्स हैं, 0.5 मोल्स हैं, 0.05 हैं माइनस, और ये कन्वर्ट हो जा रही हैं 10 मिनट में। इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जा रही है, 0.04। तो चेंज के लिए अपन क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 0.04 माइनस 0.05, और टाइम में कितना चेंज आ रहा है बच्चे, 10 मिनट का। ये बराबर होगा किसके, 1/n टाइम्स। और बी की कंसंट्रेशन शुरू में बी अपने पास कुछ बना नहीं होगा बच्चे, क्योंकि बी शुरू में प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के 0 मोल्स होंगे। और 10 मिनट के अंदर बी की कंसंट्रेशन कितनी हो जा रही है, 0 से चेंज होकर कहाँ तक पहुँच जा रही है, 0.03। तो फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है, 0.03, और इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, 0 अपॉन टाइम में कितना चेंज आ रहा है, 10 मिनट का। तो इसको यदि अपन सोल्व करेंगे तो 10 से 10 कैंसिल हो जा रहा है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 0.04 माइनस 0.05, तो ये आ जाएगा माइनस 0.01 इज इक्वल टू 1/n, और ये आ जाएगा 0.03, माइनस हो जाएगा प्लस, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.03 डिवाइड बाई 0.01, तो ये सोल्व हो के आ जाएगा 3। तो वेरी इजी क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को ये क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को बोल रहा है कि इट इज़ नोटिस दैट Pb2 पॉजिटिव इज़ मोर स्टेबल देन Pb4 पॉजिटिव। यानी कि अपने को बोल रहा है कि स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी Pb2 पॉजिटिव की ज़्यादा होती है किससे, Pb4 पॉजिटिव की, बट SN2 पॉजिटिव इज़ लेस स्टेबल देन SN4 पॉजिटिव, और SN2 पॉजिटिव की स्टेबिलिटी कम होती है SN4 पॉजिटिव से, है ना। तो बताना है कि PbO2 Pb के साथ रिएक्शन करेगा तो बनेगा ट्वाइस ऑफ Pb, तो इस रिएक्शन का डेल्टा Rg 1 है, और SnO2 Sn के साथ रिएक्शन करके बनाएगा SnO, इस रिएक्शन का गिब्स फ्री एनर्जी चेंज कितना है, डेल्टा Rg2। तो बताना है कि कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होगी और कौन सी वैल्यू नेगेटिव होगी। तो बच्चे अगर Pb2 पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल है तो यानी कि Pb4 पॉजिटिव Pb2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होना चाहेगा। PbO2 में इसकी वैल्यू क्या है बच्चे, प्लस का 4, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, प्लस का 2। तो यानी कि अगर ज़्यादा स्टेबल है तो रिएक्शन होना चाहिए, और जो रिएक्शन होना चाहती है उसका डेल्टा Rg बच्चा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यानी कि डेल्टा Rg1 क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा, लेस देन 0 होगा। और SN2 पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ पे अपन टिन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो कितना आएगा, +2, और यहाँ पे अपन टिन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो कितना आएगा, +4। और ये कम स्टेबल है, तो यानी कि इसमें नहीं कन्वर्ट होना चाहेगा। जो रिएक्शन नहीं होना चाहती उसका डेल्टा Rg क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए ग्रेटर देन 0। तो यानी कि डेल्टा Rg1 आपका क्या होएगा, लेस देन 0। तो डेल्टा Rg1 लेस देन 0 दो ऑप्शन है, और डेल्टा Rg2 ग्रेटर देन 0, ऐसा आपके पास ये ऑप्शन फिट बैठ रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आ जाएगा 3rd। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर अपने को कह रहा है कि अपने को एक ग्राफ दे रखे हैं इन लोगों ने, एक पिक्चर दे रखी है। ये कह रहा है कि मेटल है, यहाँ पे अपने पास क्या है, X नेगेटिव है, और यहाँ पे अपने पास M पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है, C2। यहाँ पे M पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है, C1। यहाँ पे अपने पास फिर से सेम मेटल है, और यहाँ पे X1 नेगेटिव है।
और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से इसको क्या किया गया है, डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो बताइए, कंसीडर द अबव इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वेयर ए मेटल इलेक्ट्रोड एम है इज अंडरगोज रेडॉक्स रिएक्शन बाय फॉर्मिंग एम पॉजिटिव बन रहा है और एम कन्वर्ट हो रहा है एम पॉजिटिव में बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन। द कटाइन एम पॉजिटिव इज प्रेजेंट इन टू डिफरेंट कंसंट्रेशन C1 और C2। C1 में प्रेजेंट है और C2 में प्रेजेंट है एज शोन इन अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट जनरेटिंग ए पॉजिटिव सेल पोटेंशियल। तो अपने को सेल पोटेंशियल बच्चे क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो अपन बच्चे जानते हैं जब अपने दोनों मेटल सेम हो और कंसंट्रेशन डिफरेंट हो, इस तरीके के सेल को अपन क्या बोलते हैं, इस तरीके को सर अपन बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल। यस और नो, इस तरीके के सेल को अपन बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल। तो अपन बोल सकते हैं कि एट एनोड के ऊपर क्या हो रहा होगा बच्चे, मेटल कन्वर्ट हो रहा होगा मेटल पॉजिटिव के अंदर और प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है भी। और इसकी कंसंट्रेशन लेटर से यहाँ पे मान लेते हैं C1। और एट कैथोड के ऊपर क्या हो रहा होगा बच्चे, कैथोड के ऊपर क्या हो रहा होगा, एम पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना रहा होगा, मेटल, और इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे मान लेते हैं C2। तो ओवरऑल रिएक्शन आप लोगों की क्या हो जाएगी, ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी आप लोगों की क्या, कि एम पॉजिटिव इज कन्वर्टेड इनटू एम पॉजिटिव और यहाँ पे कंसंट्रेशन C2 और यहाँ पे कंसंट्रेशन C1। तो यदि आप इस सेल का ई सेल निकालोगे तो ई सेल किसके बराबर हो जाएगा, ई नोट सेल माइनस 0.06/1 log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ एम पॉजिटिव जो कि है C1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो कि हो जाएगी C2। अच्छा, चूंकि दोनों मेटल्स आप लोगों के सेम है तो यानी कि ई सेल की वैल्यू, ई नोट सेल की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी बच्चे, 0 हो जाएगी। तो यानी कि ई सेल आपका किसके बराबर आ जाएगा, 0 - 0.06 log C1/C2। और यदि आप इस वैल्यू को पॉजिटिव करना चाहते हो तो यानी कि ये वाली वैल्यू आपकी नेगेटिव होनी चाहिए, और इस वैल्यू को नेगेटिव करने के लिए C2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए C1। तो यानी C2 आपका क्या है कि एट कैथोड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए किससे, एनोड की कंसंट्रेशन से। तो ये कह रहा है कि C1 इज़ प्रेजेंट एट एनोड। तो यदि आप C1 को एनोड पे मानते हो तो दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, नहीं, गलत बात। ये कह रहा है इफ़ C1 इज़ प्रेजेंट एट कैथोड, तो यानी कि अगर C1 को आप कैथोड पे मान लेते हो, बेसिकली कैथोड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए, तो C1 इज़ लेस देन C2, गलत बात। फिर ये कह रहा है इफ़ C1 इज़ प्रेजेंट एट कैथोड, कि अगर C1 कैथोड पे प्रेजेंट है देन C1 शुड बी ग्रेटर देन C2, हाँ सही बात है। तो ये इसका क्या मतलब हुआ बच्चे, इसका मतलब हुआ कि कैथोड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और ऐसा ही अपन चाहते हैं कि कैथोड की कंसंट्रेशन क्या हो, ज़्यादा हो। यहाँ पे आप लोगों ने C2 मान लिया, तो आप लोग C1 भी तो मान सकते थे, कुछ भी तो मान सकते हैं। तो यदि अपन इसको C1 मान ले और इसको C2 मान ले तो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस यही फर्क पड़ेगा क्या, कि ये वाली वैल्यू आपकी ऊपर क्या हो जाएगी C2 और नीचे हो जाएगी C1, ऊपर क्या हो जाएगी C2 और नीचे हो जाएगी C1। तो यानी कि C1 शुड बी ग्रेटर देन C2, है ना, कुछ भी माना जा सकता था। बेसिकली कैथोड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए, ये है आपका की कंसेप्ट। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है बोथ DNA एंड RNA आर कायरल मॉलिक्यूल, द कायरलिटी इन DNA एंड RNA अराइज ड्यू टू। ये तो आपका NCERT की लाइन है, इसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा। डी शुगर कंपोनेंट होता है, तो सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट डिटेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपको कुछ डाटा दे रखा है, तो आपको बताना है कि कौन से वाली बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कोबाल्ट NH3 पॉजिटिव इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा और हाइब्रिडाइजेशन होगी D2sp3। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होनी चाहिए। क्या आप लोगों को ये वाली बात पता है बच्चे, कि जब भी आप लोगों को इनर वाला बनाना होए तो होता है D2sp3, और जब भी आपको आउटर वाला बनाना होए तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d2। तो यानी कि इनर है तो D2sp3, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका ए वाली बात सही हो सकती है। आउटर है sp3d2, ये वाली बात भी सही हो सकती है। आउटर है D2sp3, तो यानी कि ये वाली बात तो बिल्कुल भी सही नहीं हो सकती। आउटर है sp3d2, ये वाली बात सही हो सकती है। इनर है और sp3, तो इस वाले को अपने को चेक करना पड़ेगा ना। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो इनर के लिए क्या होता है बच्चे, इनर के लिए होता है dsp2
और आउटर के लिए बच्चे क्या होता है, आउटर के लिए होता है sp3। तो ये कह रहे हैं कि इनर है और sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, तो यानी ये वाली बात भी गलत। तो यानी कि जिन ऑप्शंस के अंदर सी है वो वाले ऑप्शन अपने क्या हो जाएंगे, गलत। तो ये वाला ऑप्शन गलत, ये वाला ऑप्शन गलत, ये वाला ऑप्शन गलत, तो एक ही ऑप्शन बैठेगा। केवल इस इंफॉर्मेशन से बिना क्वेश्चन को आगे सोल्व किए आप लोग आगे बढ़ सकते थे, है ना। तो आप लोगों को ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तो आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सोल्व कर सकते हैं। फिर ये कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि एलिमेंट x एंड y बिलोंग टू 15 ग्रुप। दो एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट है x और एक एलिमेंट है y, 15 ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो अगर 15 ग्रुप से अपने को पता है कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या राय, सब बिंदास, यस और नो। चलिए जी, ये कह रहे हैं कि द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ एक्स एंड फॉस्फोरस इज हायर देन, कि यदि आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स की लेते हो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉस्फोरस की लेते हो तो उसकी वैल्यू क्या होएगी, बड़ी होएगी फॉस्फोरस और वाई से। तो यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉस्फोरस माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाई। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वाई शुड बी ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फॉस्फोरस। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फॉस्फोरस अपन जानते हैं बच्चे कितनी होती है, 2.1। तो यानी कि 4.2 से वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वाई। चलिए अब अपन जो अपने को नॉलेज पता है उस नॉलेज का यूज़ करते हैं। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बच्चे 3, फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1, ठीक है। आर्सेनिक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे भी कम होएगी क्योंकि ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चे क्या होती है, कम होती है। क्यों? क्योंकि साइज़ क्या होता है बच्चे, बढ़ता है। तो अगर आपको वैल्यू बच्चे 4.2 से बड़ी चाहिए तो यानी कि आप लोग क्या क्या कर सकते हो, तो ये कह रहे हैं कि आप नाइट्रोजन और आर्सेनिक ले सकते हो। तो यानी कि नाइट्रोजन और आर्सेनिक, तो ये वाला आंसर अपना हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। ये कह रहे हैं कि आप बिस्मथ और नाइट्रोजन ले सकते हो, कि आप नाइट्रोजन और बिस्मथ, तो 3 के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करेंगे और ग्रेटर देन 4.2 तो हो ही सकती है, बिल्कुल सही बात। तो ये वाली बात भी आपकी हो सकती है। फिर ये कह रहे हैं कि आर्सेनिक और बिस्मथ लोगे, कि अगर आप आर्सेनिक और बिस्मथ लोगे तो क्या वैल्यू 4.2 से बड़ी आएगी। तो बच्चे यहाँ पे वैल्यू है 2.1, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1.8 मान लेते हैं कुछ भी, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1.5। तो क्या ये वैल्यू कभी भी 4.2 से बड़ी हो सकती है, नहीं हो सकती। फिर ये कह रहा है आर्सेनिक और एंटीमनी, इन दोनों को लेने से, और आर्सेनिक और बिस्मथ तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, तो यानी कि सी और डी तो नहीं हो सकते। तो यानी कि आपके पास दो ऑप्शन है कि आप नाइट्रोजन और आर्सेनिक ले सकते हो और आप नाइट्रोजन और बिस्मथ ले सकते हो। तो किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि आप नाइट्रोजन और आर्सेनिक लो तो वैल्यू क्या आएगी, 4.2 से ज़्यादा आएगी। तो यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बोल सकते हो कि सर नाइट्रोजन वाला क्वेश्चन, अगर आप नाइट्रोजन वाला क्वेश्चन लिखोगे तो मैं आपको इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि बताइए कि CH3 whole thrice C positive is more stable than CH3 positive as 9 hyperconjugation interaction are possible in this। हाँ बिल्कुल सही बात है, इसके पास 9 अल्फा H है तो 9 hyperconjugation interaction होंगी। फिर ये कह रहे हैं कि CH3 positive is less stable than this as only 3 hyperconjugative interaction are possible in CH3 positive। बिल्कुल गलत बात है ना, CH3 पॉजिटिव के पास एक भी अल्फा H नहीं है। अल्फा H होने के लिए इससे जुड़े हुए कार्बन पे हाइड्रोजन गिनने होती हैं, इस कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं गिनने होते हैं। तो पहली स्टेटमेंट ट्रू और दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मिथेनॉल एंड इथेनॉल, तो दो कंपाउंड है, एक है मिथेनॉल तो यानी कि CH3OH और दूसरा कंपाउंड है इथेनॉल CH3CH2OH। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि ये दोनों इथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड, साइक्लोहेक्सीन और साइक्लोहेक्सेनोन, डाई इथाइल ईथर पेंटेन 3 ओन, एनिसोल और एसीटोन। तो आइडोफॉर्म टेस्ट से अपन बच्चे किस किस को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए बच्चे अपने को ऐसा कंपाउंड चाहिए होता है जिसके पास ये वाला ग्रुप हो,
अगर ये वाला नहीं हो तो जिसके पास बच्चे ये वाला ग्रुप हो, ये वाला नहीं हो तो बच्चे जिसके पास क्या हो ये वाला ग्रुप हो। और ये अपन किसके लिए बच्चे यूज़ करते हैं, जनरली एल्डिहाइड के लिए यूज़ करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड इस टेस्ट को नहीं देता, तो यानी कि बी ऑप्शन जहाँ जहाँ पे है उन ऑप्शंस को अपन गलत कर देंगे। तो बी ऑप्शन इसके अंदर है, तो ये वाला ऑप्शन अपने को नहीं दिखाएगा। क्या ए वाला ऑप्शन दिखाएगा, तो जिस जिस ऑप्शन के अंदर ए है वो अपने को दिखाएगा। तो यानी कि 3 ऑप्शन हो सकते हैं अपने पास। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि साइक्लोहेक्सीन एंड साइक्लोहेक्सेनोन, तो क्या साइक्लोहेक्सीन अपने को आइडोफॉर्म टेस्ट दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। तो क्या साइक्लोहेक्सेनोन अपने को आइडोफॉर्म टेस्ट दिखाएगा, क्या ऐसी यूनिट है, नहीं है। तो यानी कि सी ऑप्शन जहाँ जहाँ पे है वो ऑप्शन आपका नहीं हो सकता, यानी कि 4th ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। फिर ये कह रहे हैं डाई इथाइल ईथर, तो डाई इथाइल ईथर आपका कुछ ऐसा नज़र आएगा, तो ये वाला तो कंपाउंड नहीं दिखाएगा। पेंटेन 3 ओन, पेंटेन 3 ओन के स्ट्रक्चर अगर अपन बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा बच्चे, कैसा, 5 कार्बन और ये। तो क्या ये वाली यूनिट आ रही है किसी भी तरीके से, तो ये वाली यूनिट नहीं आ रही है। तो यानी कि डी वाला ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। तो अगर डी वाला ऑप्शन नहीं हो सकता तो ये वाली नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों ही नहीं दिखा रहे, और अगर दोनों नहीं दिखा रहे तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते ना अपन, तो डी वाला ऑप्शन नहीं होएगा। तो यानी कि आपका ए और ई 2 ही ऑप्शन होंगे, ठीक है भी। तो यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन फिट बैठेगा, बी वाला तो अपन पहले ही काट चुके हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को बोल रहा है कि द सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज ग्रेटर देन कोरस्पॉन्डिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम। तो अगर सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें बच्चे, सोडियम की सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब है सोडियम पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन निकालना है, और कोरस्पॉन्डिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी मैग्नीशियम का क्या मतलब है बच्चे, कि मैग्नीशियम पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो सोडियम पॉजिटिव इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन गेन कर लेते हैं, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होएगा। तो यानी कि ये वाली बात बिल्कुल आप लोगों की सही है। फिर ये कह रहे हैं कि द आयनिक रेडियस ऑफ O2 नेगेटिव इज लार्जर देन दैट ऑफ F नेगेटिव, बिल्कुल सही बात है। O2 नेगेटिव और F नेगेटिव बच्चे अपनी क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। तो इसमें बच्चे अपन जेड इफेक्टिव कैसे देखते हैं, जेड अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जेड इफेक्टिव अपन कैसे देखते हैं बच्चे, जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे जेड की वैल्यू बच्चे क्या है 8 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 10। यहाँ पे जेड की वैल्यू बच्चे क्या है 9 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 10। तो इसमें जेड इफेक्टिव बच्चे आपका कितना आ जाएगा 0.8, इसमें कितना आ जाएगा 0.9। तो इसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा तो साइज़ की वैल्यू कम। तो यानी कि O2 नेगेटिव का साइज़ बड़ा होएगा F नेगेटिव से, बिल्कुल सही बात है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज ट्रू, तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन फिट बैठेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को ये क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को बोल रहा है कि आपके पास एक कोई कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन आपको जिंक के साथ करवानी है। तो अपन क्या जानते हैं बच्चे की ब्रोमीन हटाओ, पाई बॉन्ड चिपकाओ, तो आपका ए कंपाउंड ये बन जाएगा। फिर अगर अपने को HBr के साथ करवानी है तो अपने को बच्चे क्या करवाना पड़ेगा, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना पड़ेगा। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बच्चे आप लोगों का कैसे बनेगा, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन आपका कैसे बनेगा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2 CH3 बॉन्ड तोड़ेंगे, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे जुड़ जाएगा आपका हाइड्रोजन। फिर उसके बाद अपन बच्चे इसका क्या कर सकते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट करवा सकते हैं, क्योंकि ये वाला यहाँ पे कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल बनेगा। तो हाइड्राइड शिफ्ट करवाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, और फिर इसके ऊपर बच्चे क्या होएगा, Br नेगेटिव क्या मारेगा, अटैक मारेगा। तो Br नेगेटिव अटैक मारेगा, तो अगर Br नेगेटिव अटैक मारेगा तो यानी कि CH3 के साथ क्या जुड़ा होना चाहिए, Br जुड़ा होना चाहिए, और दूसरी तरफ C2H3। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि सर कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिएक्शन एट T केल्विन टेम्परेचर। तो आपको T केल्विन टेम्परेचर दे रखा है। फर्स्ट रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, ए आपका प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, और सेकंड रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, 5 Br नेगेटिव, BrO3, 6 H पॉजिटिव, आपको कुछ प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। बोथ द रिएक्शन आर स्टार्टेड एट 10 AM। दोनों रिएक्शन बच्चे, ये भी 10 बजे आपकी स्टार्ट हुई है और ये भी 10 बजे आपकी स्टार्ट हुई है। द रेट ऑफ रिएक्शन एट 10:10 आर सेम। तो दोनों रिएक्शन का रेट बच्चे क्या है, सेम है। तो यानी कि रेट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन आपको दे रखा है इक्वल टू रेट ऑफ सेकेंड रिएक्शन, और टाइम अपने पास कितना आ गया, 10 मिनट आ गया। टाइम अपने पास कितना आ गया, 10 मिनट आ गया। तो ये कह रहा था वैल्यू ऑफ माइनस Br चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज दिस।
तो यदि आप बच्चे इस रिएक्शन का रेट निकालोगे तो इस रिएक्शन का रेट किसके बराबर होएगा, रेट ऑफ सेकंड रिएक्शन बराबर होएगा 1/5 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Br नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये आप चेंज इन टाइम, ये वाली वैल्यू आपको दे रखी है 2 × 10⁻⁻⁴, तो यानी कि 1/5 2 × 10⁻⁻⁴, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा किस पे, 5 4 जा 20, तो ये आ जाएगा 4 × 10⁻⁵ रेट ऑफ सेकंड रिएक्शन आ गई। यही किसके बराबर होएगी बच्चे, रेट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन के बराबर होएगी। द वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एट 10:10 इज़ इतना है। तो बताना है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। तो चलिए जी, तो आप लोगों को ए की कंसंट्रेशन भी दे रखी है और अपन जानते हैं बच्चे रेट किसके बराबर होता है, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। रेट आपको दे रखा है कितना, 4 × 10⁻⁵। रेट कांस्टेंट आपको निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ ए आपको दे रखी है 10⁻², तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 × 10⁻3। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन फिट बैठेगा, फोर्थ ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये अपने को क्या कह रहा है कि सोडियम हाइपोक्लोराइट, तो यानी कि NaClO रिएक्ट विद Ki टू गिव्स KOI। ये इसके साथ रिएक्शन करके अपने को क्या दे देता है बच्चे, KOI दे देता है और साथ में अपने पास क्या बनता है, साथ में अपने पास बनता है NaCl। चलिए, तो आई डोंट नो अबाउट दिस रिएक्शन, क्या ये रिएक्शन सच है या झूठ है, वी हैव टू चेक अबाउट दिस। चलिए जी, मान लेते हैं मुझे ये वाली रिएक्शन नहीं आती। फिर ये कह रहा है कि KOI इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो KOI आपका क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। फिर ये कह रहा है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड मिथाइल कीटोन विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। इसके पास ये वाली यूनिट है तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि जो भी आपका आंसर होएगा उसके अंदर आपका सी ऑप्शन तो होगा ही। तो सी ऑप्शन के लिए 3 ऑप्शन सही हो सकते हैं, तो और फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता। तो बस, तो अगर 3 ऑप्शन सही हो सकते हैं तो यानी कि ए वाली स्टेटमेंट आप लोगों की क्या है बच्चे, बिल्कुल सही है। तो ए वाली स्टेटमेंट आप लोगों की बिल्कुल सही है, सी वाली स्टेटमेंट आप लोगों की बिल्कुल सही है। तो केवल सी की मदद से आपने एक ऑप्शन काट दिया और आपको ये भी पता लग गया कि ए वाली बिल्कुल सही है। चलिए, फिर ये कह रहा है कि आइसोप्रोपाइल एल्कोहल विल नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। तो यानी कि CH और यहाँ पे क्या है बच्चे, OH और यहाँ पे अपने पास क्या है बच्चे, CH3। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल कुछ ऐसा ही बनेगा। क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, हाँ बिल्कुल देगा। और ये कह रहे हैं कि आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, तो यानी कि डी वाली स्टेटमेंट आपकी गलत है। खैर, डी वाले को अपने को चेक करने की जरूरत भी नहीं थी। फिर ये कह रहे हैं कि मिथेनोइक एसिड विल गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। तो क्या मिथेनोइक एसिड पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो मिथेनोइक एसिड आपका पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि जो इथेनोइक एसिड्स हैं, जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो आपके आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देते हैं। तो ई ऑप्शन जिसके अंदर दिया गया है वो आपके ऑप्शन गलत होंगे। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सेकंड भी सही हो सकता है और आपका ऑप्शन नंबर थर्ड भी सही हो सकता है। बस अब अपने को ये चेक करना है कि KOI रिड्यूसिंग एजेंट है या नहीं है। तो KOI आपका रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, तो यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन फिट बैठेगा बच्चे, आपका ऑप्शन नंबर थर्ड फिट बैठेगा। ठीक है भाई, क्योंकि बी ऑप्शन नहीं हो सकता। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट XeO2F2। तो इसका स्ट्रक्चर बच्चे कैसा नज़र आता है, जेनोन है आपका बीच में, यहाँ पे है आपका एक लोन पेयर, यहाँ पे है आपका दूसरा लोन पेयर, और आप लोगों को क्या नज़र आ रहा है बच्चे, सॉरी, तो सबसे पहले अपने को देखना पड़ेगा जेनोन, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे एक फ्लोरीन, यहाँ पे एक फ्लोरीन, और यहाँ पे आपका एक लोन पेयर, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे पूरे। तो XeO2F2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नज़र आएगा। इट हैज़ सीसो शेप, बिल्कुल सही बात है, इसको अपन ऐसा करके सीसो बना सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि जिस ऑप्शन के अंदर नॉट ट्रू पूछ रखा है, यानी कि जहाँ जहाँ पे ए दे रखा है वो अपना ऑप्शन नहीं हो सकता, तो अपना ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर ये कह रहा है कि जेनोन हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन पेयर इन इट्स वैलेंस शेल। इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास कितने हैं, 5 है। तो काउंट कर लेते हैं,
तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये रहा 1 2 3 4 5 6 7, तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर। ये वाली बात आपकी बिल्कुल गलत है, यानी कि ऑप्शन के अंदर होनी चाहिए। तो बी किस किस के अंदर दे रखे है, तीनों के अंदर बी दे रखे हैं, तो यानी कि बी तो बिल्कुल सही है, इसको आपको चेक करने की जरूरत नहीं थी। द ओजेनोन ऑक्सीजन, ओजेनोन ऑक्सीजन इज क्लोज टू 180 डिग्री, हाँ बिल्कुल सही बात है, तो बिल्कुल सही बात है, तो ये आपकी बात ऑप्शन के अंदर नहीं होनी चाहिए, नो ट्रू पूछ रखे है। तो सी ऑप्शन आपको इसके अंदर दे रखा है, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका नहीं हो सकता, तो यानी बी और डी दोनों तो होंगे, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। ई को चेक कर लेते हैं। जेनोन हैज़ 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, तो इसके वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? जब बच्चे आप ये वाला स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसके वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, क्या आप काउंट कर सकते हैं? हाँ सर, तो कितने हैं? 7 अपने पास इलेक्ट्रॉन पेयर थे, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 14, तो 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये वाली बात बिल्कुल गलत है, यानी कि ऑप्शन के अंदर होगी, तो यानी कि ई आपका ऑप्शन के अंदर होना चाहिए, तो यानी कि आपका आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये अपने को क्या बोल रहा है बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को बोला है कि इन कैरियस मेथड, कैरियस मेथड के अंदर, अब मैंने आपको पीछे सिखाया था कि आपको कोई भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। ये आपको क्या कह रहा है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मास आपको कितना दे रखा है? 0.2425 ग्राम दे रखा है, और ये अपने को क्या देता है बच्चे? ये अपने को देता है सिल्वर क्लोराइड देता है, AgCl देता है। तो आपको बताना है कि इस कंपाउंड के अंदर क्लोरीन कितना होगा। तो इस कंपाउंड के अंदर जितना भी क्लोरीन होगा वो सारा का सारा इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपन देख लेते हैं बच्चे मोल्स कितने आएंगे अपने पास। ये अपने को इसका मास कितना दे रखा है? 0.5253 ग्राम। तो मोल्स कितने आ जाएंगे? 0.5253 अपॉन इसका मोलर मास। इसका मोलर मास AgCl का कितना होता है? 143.5। तो जितने मोल्स AgCl के होंगे उतने ही मोल्स बच्चे अपने पास क्लोरीन के भी होंगे, क्योंकि 1 मोल AgCl लेते हैं तो अपने को क्या मिलता है उससे? 1 मोल क्लोरीन का मिलेगा। तो यानी कि जितने मोल AgCl के होंगे उतने ही मोल्स बच्चे किसके होंगे? क्लोरीन के भी होंगे। तो मोल्स क्लोरीन के भी कितने आ जाएंगे? 0.5253 अपॉन 143.5। तो इससे अपने पास मास ऑफ क्लोरीन आ जाएगा कितना? मास आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से, तो यानी कि 0.5253 अपॉन 143.5 मल्टीप्लाई बाई 35.5। चलिए जी, तो मास ऑफ क्लोरीन भी आ गया। अब अपने को बच्चे क्या चाहिए? अपने को चाहिए परसेंटेज। तो परसेंटेज अपन कैसे निकालेंगे? परसेंटेज अपन निकाल लेंगे क्लोरीन का मास, यानी कि 0.5253 मल्टीप्लाई बाई 35.5 अपॉन 143.5 डिवाइड बाई टोटल मास जो कि 0.2425 और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100। इसको अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास आंसर चेक करना है ना, तो देखते हैं। कैलकुलेशन को जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। तो 4 जीरो से 4 जीरो कट गई, 1 पॉइंट से 1 पॉइंट कट गया, ठीक है भाई। अच्छा, अब अपन अगर बच्चे इसको सोल्व करने की कोशिश करें तो अपन क्या क्या देख पा रहे हैं बच्चे? 35 एकम 35, 35 दुए 70, 35 तिये 105, 105 और 35 चौके। तो ये लगभग बच्चे किस पे कैंसिल हो रहा है? ये लगभग बच्चे अपना किस पे कैंसिल हो रहा है? ये लगभग अपना हो रहा है 4 पे कैंसिल, ठीक है भाई। और ये लगभग अपना किस पे कैंसिल हो रहा है बच्चे? ये लगभग अपना हो रहा है 2 पे कैंसिल। और ये लगभग अपना किस पे हो रहा है? 2 पे। और ये किस पे हो रहा है बच्चे? 5 पे, 50 पे। तो लगभग 50 वाला आंसर, तो लगभग 50 वाला आंसर तो एक ही है, तो पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए वेरी गुड भाई। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि आपको सर ए मिक्स्ड ईथर P, एक आपके पास P ईथर है, व्हेन हीटेड विद एक्सेस हॉट कंसनट्रेटेड हाइड्रोजन आयोडाइड। तो यानी कि आप P की रिएक्शन किसके साथ करवाते हो? HI के साथ करवाते हो, तो आपको 2 डिफरेंट एल्काइल प्रोडक्ट मिलते हैं, जिसकी रिएक्शन यदि आप बच्चे तो आपको एक एल्काइल 1 और एक आपको एल्काइल 2 मिलेगा। जिसकी रिएक्शन बच्चे आप क्या करवाते हो? जिसकी रिएक्शन आप करवाते हो NaOH के साथ, ठीक है। NaOH के साथ करवाने पे व्हेन ट्रीटेड विद NaOH, अब तो अपने आप लोगों को मिलता है बच्चे क्या? Q एंड R।
और ये दोनों देते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट। तो यानी कि आप लोगों को यहाँ से आइडोफॉर्म टेस्ट मिलना चाहिए। तो चलिए जी, तो अपन देख सकते हैं ए ऑप्शन पे। तो अपन जानते हैं बच्चे रिएक्शन अपनी कैसी होएगी। जब अपन बच्चे HI के साथ करवाएंगे तो आपको क्या करना होता है, दोनों बॉन्ड तोड़ो और यहाँ पे भी आयोडीन जोड़ो और यहाँ पे भी आयोडीन जोड़ो। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा बच्चे, CH3 CH2I, और यहाँ पे आप लोगों को क्या मिल जाएगा, CH3 CH2 CHI, और यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा CH3। और इसकी रिएक्शन यदि आप NaOH के साथ करवाओ और इसकी रिएक्शन भी आप NaOH के साथ करवाओ तो बच्चे आप लोगों को प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 CH2 और यहाँ पे मिल जाएगा OH और यहाँ पे मिल जाएगा CH3 CH2 CHOH और यहाँ पे CH3। तो क्या इसके पास ये वाला ग्रुप है, हाँ इसके पास क्या ये वाला ग्रुप है, हाँ। तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो अपना फर्स्ट ऑप्शन से आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन रिएक्शन बिटवीन Ki एंड K2Cr2O7। तो यहाँ पे अपने पास बच्चे क्या है, +6 की फॉर्म में है और ये रिडक्शन होकर बच्चे अपनी स्टेबल फॉर्म +3 के अंदर जाता है ना, तो यानी कि सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए जी, फिर ये कह रहा है कि द वर्क फंक्शन ऑफ टू मेटल्स Ma एंड Mb, Ma और Mb, तो आपके पास दो मेटल हैं, एक है A एक है B। तो इनका वर्क फंक्शन आपको दे रखा है 1:2 के अंदर। तो इसका अगर वर्क फंक्शन 1x होएगा तो इसका वर्क फंक्शन कितना होएगा, 2x। When these metal are exposed to photon of energy 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इनको अपन एनर्जी कितनी दे रहे हैं बच्चे, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको अपन एनर्जी दे रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसको भी दे रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिबरेटेड मेटल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ Ma एंड Mb इज इन द रेशियो ऑफ। तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आप लोगों को क्या मिलता है बच्चे, 2.642 और इसका मिलता है 1। ठीक है भी, तो आपको बताना है वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो अपन बच्चे जानते हैं काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है बच्चे, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन के। तो 1 1 1 और डिवाइड कर देंगे इसको, काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस वर्क फंक्शन 2। चलिए जी, बस अब सारी वैल्यूज़ पुट कर दो। तो काइनेटिक एनर्जी 1 कितनी है, 2.642 और 2 वाले की कितनी है 1, और एनर्जी दोनों केस में 6 है, एनर्जी दोनों केस में 6 है, माइनस 5 है आपके पास x और 5 है आपके पास 2x। बस इसको सोल्व कर देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2.642 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस 2.642 मल्टीप्लाई बाई 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस x। तो इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2.642 मल्टीप्लाई बाई 2x प्लस x, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 2.642 है ना, 2.642 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस 6। चलिए जी, तो यहाँ से बच्चे अपन क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे और इसको यदि अपन मल्टीप्लाई करें तो 42 दुए क्या हो गया बच्चे, 84, 26 दुए हो गया 52। तो 5.284 प्लस 1 हो गया ना, और इसमें से 6 ले लिया कॉमन, 2.642 माइनस 1, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 1.642। तो x की वैल्यू बच्चे आपके पास कितनी आ गई, 6 मल्टीप्लाई बाई 1.642 डिवाइड बाई 6.284। ठीक है भाई, तो इसको यदि अपन बच्चे सोल्व करें और अगर अपन दिमाग लगाएं तो अपन बच्चे क्या दिमाग लगा सकते हैं, तो ये देखिए, तो ये आ गया आपका कितना, इसको अगर अपन बच्चे सोल्व करने की कोशिश करें तो ये कट जाएगा किस पे, 16 चौके 64, लगभग 4 पे कट गया। यानी कि 4 से वैल्यू बच्चे क्या आनी चाहिए, थोड़ी सी छोटी आनी चाहिए, और ये कट गया 3/2 यानी कि 1.5, यानी कि 1.5 से वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो यानी कि आपकी x की वैल्यू 1.5 से बड़ी होगी और आपकी 2x की वैल्यू 1.5 का क्या होएगा, 3 से वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। तो 1.5 से वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता।
क्या 3.1 चली जाएगी? नहीं, 3.1 भी नहीं जाएगी ना, तो सेकंड ऑप्शन आएगा ना। तो चाहो तो आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो, चाहो तो आप ऐसे गैस वाली मेथड से भी जा सकते हो। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को कह रहा है कि द नोटेशन 12 मैग्नीशियम 24 रिप्रेजेंट 24 प्रोटॉन्स एंड 12 न्यूट्रॉन्स। बिल्कुल गलत बात। ये अपने जेड एक्स ए से दिखाते हैं। जेड अपने को क्या बताता है बच्चे? प्रोटॉन बताता है। और ए अपने को क्या बताता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो 12 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन होने चाहिए। तो ए आपका ऑप्शन नहीं हो सकता, यानी कि अपना इनकरेक्ट ढूंढना है अपने को, यानी कि आपका फाइनल आंसर के अंदर ए आपका होना चाहिए। तो ए आपका फाइनल आंसर के अंदर 3 ऑप्शंस के अंदर है, तो यानी कि आपका फोर्थ ऑप्शन नहीं हो सकता। तो यानी कि बी और सी दोनों में से एक स्टेटमेंट आपकी क्या है बच्चे? एक स्टेटमेंट आपकी क्या है? सही है। अगर बच्चे मैं डी वाले को चेक कर लूँ तो मेरी थोड़ी सी बात और भी बन जाएगी। चलिए खैर आगे चलते हैं। तो ये कह रहा है कि द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, आपको कुछ फ्रीक्वेंसी दे रखी है, उसकी वेवलेंथ इतनी होएगी। तो अपन निकाल सकते हैं बच्चे कैसे? फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होता है? फ्रीक्वेंसी बराबर होता है सी बाई लैम्डा। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है कितनी? 4.5 इंटू 10⁻15। और सी किसके बराबर है बच्चे? 3 इंटू 10⁸ और डिवाइड बाय लैम्डा। तो यानी कि लैम्डा किसके बराबर आ जाएगा बच्चे? 3 डिवाइड बाय 4.5, यही आएगा। चलिए जी, और इंटू 10⁻ हो जाएगा -7। तो इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 30, है ना। तो 15 पे गया 2, 15 दिए 45, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ गया। 6.667 इंटू 10⁻⁻8। तो 6.667 इंटू 10⁻⁻8, यानी कि बी वाली बात आपकी बिल्कुल सही है। और अगर बी वाली बात आपकी सही है तो ये आपकी ऑप्शन के अंदर नहीं होनी चाहिए। तो बी वाली बात आपकी ऑप्शन के अंदर नहीं होनी चाहिए, ठीक है भी। चलिए, वन रेडिएशन हैज़ वेवलेंथ इतना एंड एनर्जी इवन, अदर रेडिएशन हैज़ वेवलेंथ λ2 एंड वेवलेंथ आपकी होगी 300 नैनोमीटर। तो एनर्जी बताओ। अच्छा, तो ये कह रहा है कि अगर λ1 है आपका 900 और λ2 है आपका 300, तो बताइए एनर्जी का रेशियो क्या होएगा? इसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी? E1, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या है? E2। एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? वेवलेंथ। अगर इस तो यानी कि एनर्जी का रेशियो क्या हो जाएगा बच्चे? एनर्जी का रेशियो हो जाएगा, तो यदि λ1 बाई λ2 है आपका 3/1, तो E1/E2 आपका क्या होएगा बच्चे? 1/3 होएगा। तो E2, इसकी एनर्जी आपको दे रखी है E2, तो बताना है आपको E2 रेशियो E1 क्या होएगा? 3/1, है ना। इसमें कुछ मिस प्रिंटिंग लग रही है। चलिए, तो ये वाला ऑप्शन आप लोगों का हो सकता था, अगर रेशियो उल्टा दे रखा है तो फिर उस हिसाब से सी हो जाएगा। तो आप लोग सोल्व कर लेना इसको, ठीक है भाई। तो यानी कि चलिए डी वाला भी चेक कर लेते हैं। नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ लाइट 2000 पिकोमीटर दैट प्रोवाइड 1 जूल इज़। तो इसके अंदर आपको क्या करना है? इसके अंदर आपको नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने हैं। तो देखिए, इस तरीके के क्वेश्चंस को अपन कैसे करते हैं। एनर्जी किसके बराबर होती है बच्चे? तो ये आपको एनर्जी दे रखी है 1 जूल, नंबर ऑफ फोटोन्स आपको निकालने हैं, और एक फोटोन की एनर्जी के लिए आपको वेवलेंथ दे रखी है। तो आप कैसे निकालोगे? आप निकालोगे hc/λ करके। h की वैल्यू क्या होती है? 6.6 इंटू 10⁻34, और c क्या होता है? 3 इंटू 10⁸, और ये कितना हो जाएगा? 2000, और पिकोमीटर दे रखा है यानी कि 10⁻12 मीटर। तो बस इसको सोल्व कर देंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा? ये बराबर आ जाएगा 2000 डिवाइड बाई 3, 10⁻, कितना हो गया? -12, और नीचे आके -20, तो ये ऊपर चला जाएगा 10⁻⁻20, और ये मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा 6.6 और +34, ठीक है। नंबर ऑफ फोटोन्स, तो नंबर ऑफ फोटोन्स कितने आ गए? 20, और ये कितना हो गया? 6 3 जा 18, 1 कैरी, 6 3 जा 18 और 1 19.8। तो यहाँ से मतलब मैंने 2 जीरो ले ली, और ये कितना था? 10⁻14, और ये हो गया 10⁻16। तो 19.8, तो 1.0006 इंटू 10⁻16। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। तो यानी कि डी वाली बात आपकी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। तो जिसके अंदर डी दे रखा है उसको आप काट दो, तो एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर
सी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि आपको एक कंपाउंड दे रखा है, कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड से सिंथेसाइज कर सकते हो बाय सिंपलर रिएजेंट इन ऑर्डर। यदि आप इसकी रिएक्शन KMnO4 के साथ करवाओगे तो बच्चा बच्चा जानता है बच्चे प्रोडक्ट क्या मिलता है, COOH और COOH। और इसकी रिएक्शन यदि आप NH3 के साथ करवाओगे तो फिर से बच्चा बच्चा जानता है कि प्रोडक्ट आप लोगों को क्या मिलेगा। सर जी हमें तो प्रोडक्ट मिलेगा बेंजीन रिंग के ऊपर CONH2 और यहाँ पे भी आप लोगों को क्या मिल जाएगा, CONH2। और इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करवा दोगे, ब्रोमीन के साथ करवा दोगे और NaOH के साथ करवा दोगे तो बच्चा बच्चा जानते हैं फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पे NH2 लग जाएगा। तो यानी कि स्टेटमेंट 1 इज आपकी बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2, तो दिस कैन बी कन्वर्टेड इन दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड से अपने को ये कंपाउंड बनाना है इन ऑर्डर ऑफ। पहले आप ब्रोमीन वाटर के साथ करवाओगे तो आप लोगों को बच्चे इसकी रिएक्शन यदि आप ब्रोमीन वाटर के साथ करवाओगे तो ये वाला क्या कह रहा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, यहाँ पे यानी कि यहाँ पे अटैक होना चाहिए। और ये भी आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग यानी कि यहाँ पे अटैक होना चाहिए। अगर दोनों पावरफुल है तो जो ज़्यादा पावरफुल है उसकी मानी जाएगी, तो NH2 की मानी जाएगी। तो अपन बच्चे क्या करेंगे, दोनों जगह पे ब्रोमीन जोड़ देंगे। तो यहाँ पे भी ब्रोमीन जुड़ जाएगा, यहाँ पे भी ब्रोमीन जुड़ जाएगा और नीचे आपका हो जाएगा NH2 और ऊपर आपका हो जाएगा CH3। फिर इसकी रिएक्शन NaNO2HCl के साथ करवाओगे तो यानी कि आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव और H3PO2 के साथ करवाओगे तो आप लोगों का सिंपल वहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या मिल जाएगा, CH3 और यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पे ब्रोमीन। तो यानी कि ये वाली बात भी बिल्कुल आपकी सही है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका फिट बैठेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है, क्या कह रहा है, ये अपने को कह रहा है कि स्टूडेंट हैज़ गिवन एक कंपाउंड एक्स, एक स्टूडेंट है उसको कोई एक्स कंपाउंड दिया गया है जिसका फॉर्मूला क्या है, C6H7 और N है, इज सेपरेंगली सोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर के अंदर सेपरेंगली सोल्यूबल है। हाउएवर एडिशन ऑफ डाइल्यूट मिनरल एसिड X बिकम सोल्यूबल इन वाटर, अगर आप इसके अंदर क्या करोगे, डाइल्यूट H2SO4 ऐड करोगे तो आपको कोई प्रोडक्ट मिलेगा जो कि आपका क्या है बच्चे, सोल्यूबल इन वाटर है। ठीक है। व्हेन ट्रीटेड विद CHCl3 प्लस KOH, यदि इस प्रोडक्ट की आप रिएक्शन किसके साथ करवाते हो, व्हेन X इज ट्रीटेड, सॉरी, फिर ये कह रहे हैं कि यदि आप बच्चे X की रिएक्शन किसके साथ करवाओ, CHCl3 और KOH के साथ करवाओ तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है बच्चे, Y मिलता है। आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है, Y मिलता है। ऑन ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड विद X कंपाउंड Z इज फॉर्म्ड विच इज एल्कली। ठीक है। अगर बच्चे आप X की रिएक्शन किसके साथ करवाओ, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ करवाओ तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ यदि अपन इसकी रिएक्शन करवाएं तो अपने को बच्चे क्या मिलता है, Z मिलता है विच इज़ सोल्यूबल इन एल्कली, जो कि क्या है बच्चे, बेस के अंदर क्या है, सोल्यूबल है। बेस के अंदर आपका क्या है, सोल्यूबल है। तो बताना है द नंबर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन Z, तो Z के अंदर कितने हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है। तो बच्चे यदि आप C6H7N से कोई प्रोडक्ट सोचने की कोशिश करो तो क्या आप इससे ये वाला प्रोडक्ट सोच पा रहे हो, क्या बेंजीन रिंग के ऊपर NH2, यही प्रोडक्ट तो अपन सोच सकते हैं इससे, है ना। अगर अपन डाइल्यूट H2SO4 के साथ करवाएंगे तो अपने को बच्चे क्या मिलेगा, एसिड प्लस बेस गिव्स आउट सोल्ट प्लस वाटर, तो सोल्ट अपने क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और यदि आप बच्चे इसकी CHCl3 और KOH के साथ रिएक्शन करवाओ तो अपने को पता है बच्चे 1 डिग्री और आपके एलिफेटिक दोनों अमाइंस आपके ये वाली रिएक्शन देते हैं तो यानी कि आपको प्रोडक्ट Y मिलेगा जिसकी अनप्लीजेंट स्मेल होती है। तो यानी कि ये आपका क्या है बच्चे, एरोमेटिक अमाइन है। ठीक है भी। तो इसकी रिएक्शन यदि आप इसके साथ करवाओ तो आप जानते हो बच्चे आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, आप लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे S डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हो जाएगा NH और यहाँ पे बच्चे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेंजीन रिंग फिर से जुड़ जाएगी, है ना, और साथ में HCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है भी। तो क्या हुआ है, यहाँ से एक हाइड्रोजन गया और यहाँ से एक क्लोरीन गया। ठीक है। इन दोनों ने मिलके HCl बना लिया। तो अब अपने को बताना है कि सर इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं। तो अपन डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन के लिए क्या करेंगे कि बिल्कुल सीधी सीधी लाइन लगाएंगे, बिल्कुल मिरर इमेजेस हैं तो एक तरफ क्या लगा देंगे टिक और एक तरफ क्या लगा देंगे क्रॉस।
तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये टिक टिक टिक, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे टिक। फिर ये वाले यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है भाई। और यहाँ पे अपन क्या लगा देंगे, क्रॉस लगा देंगे। अगर किसी बच्चे को ये वाला क्वेश्चन समझना है कि कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन देखते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। तो बस अब जो टिक है उसको गिन लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हाइड्रोजन है, तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को कह रहा है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है ये आपका। इसके अंदर कह रहा है कि x2 एंड y2 मिलके आपको बनाते देते हैं जी 2z। x2 और y2 मिलके अपने को देते हैं 2z। बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग बात है अगर 2z अपने को मिल रहा है। तो ये कह रहा है कि x2 एंड y2 आर एडेड टू 1 लीटर फ्लास्क एंड इट इज़ फाउंड दैट सिस्टम अटेन द अबव इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x2 y2 एंड z आर 339। तो जब इक्विलिब्रियम आता है, जब इक्विलिब्रियम आता है तो इसके मोल्स अपने को मिलते हैं 3 और इसके मोल्स अपने को मिलते हैं 9। तो अपन यहाँ से के इक्विलिब्रियम की वैल्यू नहीं निकाल सकते बच्चे, कितनी आ जाएगी 9 का स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 3 यानी कि 9। तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। चलिए जी, फिर ये कह रहे हैं कि अंडर दीज कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम 10 मोल ऑफ जेड इज़ एडेड। तो यदि बच्चे आप इसके 10 मोल ऐड कर दोगे तो इसके कितने मोल हो जाएंगे 19 और इसके रहेंगे 3 और यदि आपने इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाई है तो रिएक्शन क्या जाएगी, पीछे जाएगी। तो यानी कि इसके x मोल्स कम होएंगे। लेटर से इसके कितने मोल्स कम हो रहे हैं, 2x मोल्स कम हो रहे हैं। इसके 2x मोल्स कम होंगे तो इनके x और x मोल्स बढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा 3 + x और ये हो जाएगा 3 + x। चलिए दे जेड आपने ऐड किया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जेड बताना है जब आपका नया इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो अपन जानते हैं क्या, दुनिया बदले बदले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ना बदले। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, और वो इस केस में कितनी होएगी बच्चे 19 - 2x का स्क्वायर अपॉन 3 + x का स्क्वायर हो जाएगा, 2 बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे आपका 19 - 2x अपॉन 3 + x बराबर आ गया किसके, √9। ठीक है, यानी कि आप बोल सकते हो कि आपका 19 - 2x अपॉन 3 + x बराबर हो जाएगा किसके, प्लस का 3। दोनों ले लेंगे ना, चूँकि आप जेई के बच्चे हो तो आप लोगों को दोनों क्वेश्चन दोनों तरीके से सोल्व करना चाहिए। तो प्लस का 3 भी हो सकता है और माइनस का 3 भी हो सकता है। ठीक है भी, तो इसको सोल्व करते हैं अब अपन। तो अपना कितना आ जाएगा 19 - 2x = 9 + 3x। तो ये हो जाएगा 10 = 5x। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, बहुत अच्छा। और अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो 19 - 2x = -9 - 3x। तो 19 + 9 = 19 + 9 - 3x + 2x। तो x की वैल्यू कुछ भी आएगी, पर आएगी तो नेगेटिव, तो नेगेटिव के अंदर तो मोल्स हो नहीं सकते। चलिए जी, तो यानी कि चलिए जो भी आपकी वैल्यू आती है उसको निकाल भी देते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 9 9 18, तो आ गई -28। तो z के मोल्स कितने आएंगे, z के मोल्स कितने हैं 19 - 2x। तो यानी कि 19 - 2, अगर मैं x की वैल्यू क्या लेके चलता हूँ, 2 लेके चलता हूँ, तो 19 - 4 = आगे 15। एक तो हो सकते हैं आपके कितने बच्चे, 15 हो सकते हैं। और -28 यदि मैं ले लूँ तो 19 - 2 और -28, तो कितना हो गया 19 + 56, 9 6 15 और 75। क्या इसके 75 मोल हो सकते हैं, इतने तो शुरू में भी नहीं थे, तो ये वाले मोल्स आपके नहीं हो सकते। तो ये वाली -3 नहीं हो सकता, केवल इससे आंसर आएगा। तो 15 आपका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि 2 लिक्विड्स A एंड B फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन एट, तो 2 लिक्विड है A और B जो कि आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं एट 320 केल्विन। द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग 3 मोल ऑफ A एंड 1 मोल ऑफ B इज़ 500 mmHg। तो जब इसके A के 3 मोल लेते हो और B के आप लोग कितने मोल लेते हो बच्चे, B का आप 1 मोल लेते हो, तो टोटल प्रेशर कितना मिलता है आपको 500 mmHg। तो यानी कि 500 mmHg कब मिलेगा, जब 3/4, तो ये किसके P0 A + 1/4
पी नोट बी के बराबर लेंगे। ठीक है भाई, जिसको भी ये वाला स्टेप समझना हो प्लीज़ कमेंट करके बताना। फिर कह रहे हैं कि एट द सेम टेम्परेचर आपने 1 मोल ए का और ऐड कर दिया। तो पहले तो कंटेनर था आपके पास थे 3 मोल ए के और 1 मोल किसका था बच्चे, बी का। अब आपने क्या कर दिया, अब आपने कर दिए ए के कर दिए 4 मोल ए के कर दिए और बी के कितने मोल पड़े हैं, 1 मोल पड़े हैं। प्रेशर इंक्रीज बाय 20 mmHg। तो अब आपका प्रेशर कितना हो गया, 20 mmHg से इंक्रीज़ हो गया। तो यानी कि 520 किसके बराबर होएगा, 4/5 ऑफ पी नोट ए प्लस 1/5 ऑफ पी नोट बी। ठीक है भाई, तो बच्चे आपको बताना है द वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट, यानी कि आपको पी नोट बी की वैल्यू बतानी है बस। अब अपन इसको क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे। यदि मैं इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। तो अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो ये आपकी इक्वेशन होगी किसके बराबर, 2000, इसको सोल्व कर रहा हूँ ना मैं पहले, 2000 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ पी नोट ए प्लस पी नोट बी। और इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 5 0 0 और 5 2 10, 1 कैरी, 5 5 25 और 1 26। ये किसके बराबर हो जाएगा, 4 पी नोट ए प्लस पी नोट बी। तो इसको अगर मैं माइनस करूँ, माइनस माइनस माइनस, तो माइनस का पी नोट ए किसके बराबर आ गया, -600। तो पी नोट ए आपका आ गया कितना, 600। तो इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दो बस। तो पी नोट बी किसके बराबर आ गया, 2000 माइनस 1800, यानी कि किसके बराबर आ गया, 200 के। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा बच्चे, 200। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये अपने को कह रहा है कि 200 सीसी का मतलब होता है मिलीलीटर ना, 200 मिलीलीटर x × 10⁻³ मोलर पोटेशियम डाइक्रोमेट, यानी कि K2Cr2O7, ये आपको दे रखा है x × 10⁻, इसकी मोलैरिटी आपको दे रखी है x × 10⁻³ मोलर और इसकी वॉल्यूम आपको दे रखी है 200 ml, इज़ रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज मोहर सोल्ट, है ना। तो आपको मोहर सोल्ट दे रखा है, मोहर सोल्ट दे रखा है, जो कि आपको कितना दे रखा है बच्चे, जिसकी मोलैरिटी आपको दे रखी है 0.6 मोलर, जिसकी वॉल्यूम आपको दे रखी है 750 ml। तो बताना है आप लोगों को कि इसकी x की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चे अपन जानते हैं K2Cr2O7 का n फैक्टर कितना होता है, इसका n फैक्टर होता है 6 और मोहर सोल्ट का n फैक्टर कितना होता है 1। मोहर सोल्ट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, अमोनियम सल्फेट डॉट आयरन सल्फेट डॉट 6H2O। तो इसके अंदर केवल एक ही कंपोनेंट ऐसा है जो ऑक्सीडाइज हो सकता है ना, Fe2 पॉजिटिव, और ये किसके अंदर कन्वर्ट होएगा, मैक्सिमम Fe3 पॉजिटिव के अंदर, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है, इसलिए n फैक्टर कितना हो गया बच्चे, 1 हो गया। इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है ना, क्यों, क्योंकि क्रोमियम +6 से किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमियम +3 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अभी ऊपर किसी एक क्वेश्चन में अपन ऐसा करके भी आए हैं, है ना। तो बस इसका n फैक्टर 6, इसका n फैक्टर 3, तो क्या कर दो, समान ग्राम तुल्यांक का नियम लगा दो कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विलेंस K2Cr2O7 के बराबर होंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विलेंस मोहर सोल्ट के। तो इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विलेंस बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, x × 10⁻³ x × 10⁻³ इंटू 200 इंटू 6 बराबर हो जाएगा किसके, 0.6 इंटू 750 इंटू 1, बस हो गया सोल्व। इसको कर देंगे 0.1, तो ये किसके बराबर हो गया, x इंटू 200 डिवाइड बाई 1000 इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, 75 के, है ना। तो एक कट गया 5 पे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 75 × 5, तो 5 5 × 25, 2 कैरी, 7 5 × 35 और 2 37, तो 375। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, 375, बस सोल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल मेटल एटम या आयन ऑफ, तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे।
तो बच्चे अपन इसमें जानते हैं आयरन कोबाल्ट निकल 4s2 3d8 होती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसकी होती है 4s2 3d8। और या इसकी क्या होगी बच्चे, निकल 2 पॉजिटिव है, आयरन कोबाल्ट निकल, तो निकल 2 पॉजिटिव मतलब D8 है ना। और ये प्लेटिनम 2 पॉजिटिव, इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी D8। निकल 2 पॉजिटिव इसकी होगी D8, प्लेटिनम 2 पॉजिटिव इसकी होगी D8। तो इन सभी में तो सारे के सारे लिगेंड किसके जैसा काम करेंगे बच्चे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के जैसा काम करेंगे। और यहाँ पे भी बच्चे किसके जैसा काम करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के जैसा काम करेंगे। ये तो आपका है ही कैसा बच्चे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और ये भी आपका कैसा है बच्चे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो केवल एक यही लिगेंड आपका कैसा है बच्चे, वीक फील्ड लिगेंड है। और वीक फील्ड लिगेंड है तो इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आप कैसे भरोगे बच्चे, 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 5। तो कैसे भरेंगे, पहले एक इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 7 और यहाँ पे 8। तो यानी कि कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, केवल इसके पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि आपका कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 के साथ करवाएंगे तो आपको प्रोडक्ट भी मिलता है। तो अपन जानते हैं बच्चे एनहाइड्रस AlCl3 क्या एक लुईस बेस है जो यहाँ से क्या करेगा, क्लोरीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे अपने को क्या मिल जाएगा, कार्बोकटाइन मिल जाएगा। ये कार्बोकटाइन क्या करेगा बच्चे, ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देगा। चलिए तो इस रिएक्शन को यहाँ तक अपन लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हो जाएगा CH2, उसके बगल में CH2 और यहाँ पे हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हो जाएगा आपका CH3। और इसकी रिएक्शन इसके बाद कह रहे हैं कि आप करवाओ डाइल्यूट NaOH के साथ। और यदि बच्चे अपन इसकी रिएक्शन अपन जानते हैं किसके साथ करवाएं, डाइल्यूट NaOH के साथ करवाएं। तो डाइल्यूट NaOH अपने को कैसी रिएक्शन देगा बच्चे, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देता है। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो वो क्या करेगा, यहाँ से CH2 नेगेटिव, तो इसको थोड़ा सा अच्छा लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छा लिख लेते हैं। C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हो जाएगा CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हो जाएगा CH2 नेगेटिव। यहाँ से वो अगर हाइड्रोजन ले जाएगा, ये CH2 नेगेटिव इस पर क्या मारेगा, अटैक मारेगा, बॉन्ड खुलेगा। ठीक है भाई, तो आप लोगों को बच्चे कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, आप लोगों को कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे OH और यहाँ पे 5 मेंबर की रिंग बन गई बेसिकली इस कार्बन के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O। और फिर ये कह रहा है कि बच्चे आपको हीट भी दे रखी है, तो यानी कि अगर हीट भी दे रखी है तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, हीट दे रखी है तो यहाँ से OH और इस वाले कार्बन से आपको हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा, इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा। तो बेसिकली आपका फाइनल स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, फाइनल स्ट्रक्चर मुझे कुछ ऐसा बनता हुआ नज़र आ रहा है। आप इससे कंफ्यूज मत हो जाना, ये इधर वाली तरफ बना लो। तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे ये। चलिए जी, अब इस कंपाउंड का फॉर्मूला बनाओ क्योंकि अपने को परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। तो इसका कंपाउंड के अंदर कार्बन कितने हैं, 6 और 5 11, तो यानी कि C11। और हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाइड्रोजन है 10 और एक है आपके पास ऑक्सीजन। तो इसका मास कितना हो जाएगा बच्चे, 12 गुना 11, तो यानी कि 132 और 10, 132 और 10 कितना हो गया बच्चे, इन दोनों का मिला के 142 और 142 के अंदर 16 जोड़ेंगे, 142 और 6 148 और 10 158, तो इसका मास हो गया 158। तो ऑक्सीजन का निकालना है, तो ऑक्सीजन का मास कितना जोड़ा है, 16/158 इंटू 100। तो चलिए जी, तो बस यानी इसको अपने को सोल्व करना पड़ेगा। तो ये कटेगा किस पे, 800 पे, और ये कटेगा किस पे, 2 7 जा 14 और 2 9 जा 18। तो 800 डिवाइड बाई 79, तो 10 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा ना। 800 डिवाइड बाई 79, तो 1 पे गया तो 79, तो 10। ठीक है भी, उसके बाद एक 0 और लेनी पड़ेगी, तो 0.1 10.1 समथिंग आएगा। तो नियरेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा आपका, नियरेस्ट इंटीजर हो जाएगा आपका 10%। ठीक है भाई, चलिए जी,
सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर केमिस्ट्री पेपर। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चा।